सब कुछ एक मामूली रात से शुरू हुआ। एक रेस्टोरेंट, एक तस्वीर और एक सिक्का। लेकिन फिर अचानक शीशे का फर्श टूटा और खुशी के महफल मौत का मैदान बन गई। सालों बाद एक लड़की ख्वाबों में वही मंजर दिखती है जिनमें सब लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। क्या ये ख्वाब है या मुस्तकबिल की झलक? क्या मौत वाकई उनके पीछे है? और अगर है तो क्यों? किसने मौत को नाराज कर दिया? क्या स्टेफनी अपनी फैमिली को बचा पाएगी या वो भी मौत के इस खेल का अगला शिकार होगी? आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सन 1968 के दौर में, जहां हमें पॉल और आइरिस नामी एक जोड़े को दिखाया जाता है। दरअसल पॉल अपनी बीवी आइरिस को सरप्राइज देने के लिए शहर के एक नए रेस्टोरेंट स्काई टावर में लेकर आया था। इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को देखकर आइरिस बहुत खुश हो जाती है और इन दोनों के एक तस्वीर प्रमोशन के लिए ली जाती है। इस तस्वीर के पस मंजर में एक बच्चा भी दिखाई देता है जो कि इस करीब में शरीक एक सिंगर का बेटा था और उसका नाम था विलियम। फिर पॉल और आइरिस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं, जिसका फर्श मुकम्मल तौर पर शीशे से बना होता है और दरमियान में एक लाइव किचन होता है जहां शेफ्स खाना तैयार कर रहे होते हैं। माहौल बहुत खुशगवार होता है और मेहमान खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान आइरिस एक गिलास का फूल निकालकर पॉल की जैकेट की जेब में रख देती है, लेकिन फूल का कांटा चिपने की वजह से पॉल की उंगली जख्मी हो जाती है और खून बहने लगता है। खून देखकर आइरिस की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी आने लगती है। ये देखकर सिंगर आस्था से उससे पूछती है, क्या तुम हामिला हो? आइरिस ये सुनकर पहले तो हैरान होती है, लेकिन फौरन उसे खुद भी महसूस होने लगता है कि शायद वो वाकई प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है और वो फैसला करती है कि ये बात पॉल को बताएगी। पार्टी में वापस आकर पॉल उसे ट्रेस पर ले जाता है और शादी की पेशकश कर देता है। आइरिस न सिर्फ हाँ कहती है बल्कि उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर भी देती है, जिस पर पॉल बेहद खुश हो जाता है। इसी वक्त विलियम ट्रेस पर खड़े होकर एक सिक्का नीचे फेंकता है, लेकिन वो सिक्का नीचे गिरने की बजाय एक वेंटिलेशन डक्ट में फंस जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सब लोग अब भी नाचने और खुशी मनाने में मसरूफ होते हैं, लेकिन अचानक ग्लास फ्लोर में हल्की सी लर्जिश आती है, जैसी जमीन थोड़ी सी हिल रही हो। अब वही सिक्का टिकट में घूमता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक शीशे का फर्श टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को बचाने की कोशिश में शीशे के एक किनारे को पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ और पाँव कट जाते हैं, जिसके नतीजे में आखिरकार वो भी नीचे गिर जाता है और जान की बाजी हार देता है। अलबत्ता आइरिस किसी तरह बच निकलती है। अब वही सिक्का आगे चलकर एक गैस पाइप में फंस जाता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में आग भड़क उठती है और उस आग में सिंगर जलकर हलाक हो जाती है। आग फैलने देखकर आइरिस अपने आप को एक पियानो के नीचे छुपा लेती है और फिर मौका मिलने पर लिफ्ट की तरफ दौड़ती है, लेकिन लिफ्ट पहले ही लोगों से भरी हुई थी और वजन ज्यादा होने की वजह से वो लिफ्ट क्रश हो जाती है, जिसके नतीजे में उसमें मौजूद तमाम अफराद हलाक हो जाते हैं। ये देखकर आइरिस दोबारा ऊपर की तरफ रेस्टोरेंट में वापस भागती है, लेकिन वो हैरत से देखती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक तरफ जग गया है और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वही पियानो जिसके नीचे आइरिस छुपी हुई थी अब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस दे रहा होता है। तभी वही सिक्का टिकट से निकलकर पियानो पर आ गिरता है और उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा नीचे गिर जाता है और मजीद कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगले मंजर में हम आइरिस को सिंगर के बेटे विलियम के साथ देखते हैं, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फ्लोर एक बार फिर टूटने लगता है। ये देखकर आइरिस दो चीज के दरमियान अपनी अंगूठी फंसाकर खुद को सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो और विलियम दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। तभी हम एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि ये सब कुछ दरअसल स्टेफनी की सोच में हो रहा था। उसकी चीखों की वजह से क्लासरूम में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। प्रोफेसर की पूछने पर स्टेफनी बताती है कि उसे अक्सर ऐसे डरावने ख्वाब और वहम दिखाई देते हैं। उसी रात जब स्टेफनी सोती है, उसे फिर एक भयानक ख्वाब आता है, जिसे डरकर वो भाग जाती है। ये देखकर उसकी रूममेट उसे मशवरा देती है कि वो अपनी फैमिली से बात करे। अगले दिन स्टेफनी अपने वालिद और छोटे भाई से मिलने उनके घर चली जाती है। बाद अज़ा वो दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं, जो उनकी माँ के भाई होते हैं। स्टेफनी को अपनी कजन से खास दोस्ती होती है और सब मिलकर वक्त अच्छा गुजारते हैं। तभी स्टेफनी अपने अंकल से आइरिस के बारे में सवाल करती है, वही आइरिस जो उसके ख्वाबों में आती थी।
دراصل آئرس اس کی نانی ہوتی ہے۔ آئرس کا نام سنتے ہی انکل غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری گرینڈ ماں ہمارے لیے مر چکی ہے، وہ دماغی طور پر پاگل ہو گئی تھی اور ایک جزیرے پر جا بسی تھی، پھر وہ کبھی ہم سے ملنے نہیں آئی، اسی کی وجہ سے تمہاری ماں بھی دماغی طور پر غیر متوازن ہو گئی اور ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں اسٹیفنی کے آنٹی سے اسے چپکے سے آئرس کی طرف سے بھیجا گیا ایک خط، ایک پتہ اور ایک پرانی تصویر دیتی ہے۔ یہ وہی تصویر ہوتی ہے جو اسکائی ٹاور ریسٹورنٹ کے سامنے لی گئی تھی۔ جب اسٹیفنی یہ جگہ دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی مقام ہے جو وہ بار بار خواب میں دیکھتی آئی ہے۔ اب وہ حقیقت جانے کے لیے اس جزیرے پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے جہاں آئرس رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی وہ اپنا نام بتاتی ہے، آئرس جذباتی ہو کر اسے اندر بلا لیتی ہے اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اسٹیفنی اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر اسٹیفنی اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے مجھے روزانہ اسکائی ویو ریسٹورنٹ کا خواب آتا ہے جس میں میں آپ اور پال کی موت دیکھتی ہوں۔ یہ سن کر آئرس حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی ویژن پہلے مجھے بھی آتے تھے، انہی خوابوں نے مجھے اس دن ہونے والے حادثے کو روکنے کا موقع دیا تھا۔ میں نے اس دن اوسیکا بچے کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور مائک پر سب کو خبردار کر دیا تھا کہ فرش گرنے والا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ بچ گئے تھے۔ اسٹیفنی حیران ہو کر پوچھتی ہے کیا آپ نے واقعی سب کی جان بچا لی تھی؟ آئرس کہتی ہے ہاں، اس دن میں نے موت کو چکما دے کر سب کو بچا لیا تھا، مگر موت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب پھر مارے گئے اور وہ بچے جو اس حادثے کے بعد پیدا ہوئے انہیں بھی اس کھیل کا حصہ بننا پڑا۔ پھر آئرس اسے ایک کتاب دیتی ہے جس میں اس حادثے اور موت کے کھیل سے بچنے کے تمام طریقے درج ہوتے ہیں، مگر اسٹیفنی کو یقین نہیں آتا۔ بعد میں جب وہ جانے لگتی ہے تو آئرس خود موت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی نسل کو بچا سکے۔ سالوں بعد وہ اپنے کیبن سے باہر نکلتی ہے اور اسٹیفنی کو کتاب دیتے ہوئے کہتی ہے اب موت تمہاری پیچھے ہے، خود کو بچانے کے لیے تمہیں اس کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ تبھی قریب گیس لیک ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اچانک ایک زنجیر آئرس کی گردن سے ٹکرا کر اسے چیر ڈالتی ہے اور وہ وہیں پر ہی دم توڑ دیتی ہے۔ اب اسٹیفنی کو سب کچھ سچ لگنے لگتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اب اسے اپنی ماں سے رابطہ کرنا ہے۔ کتاب کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں وہی سکہ چھپا ہوتا ہے جسے آئرس نے حادثہ روکا تھا۔ وہ فوراً اپنی فیملی کو فون کر کے خبردار کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی کال ریسیو نہیں کرتا کیونکہ سب ایک پارٹی میں مصروف ہوتے ہیں۔ تبھی اچانک یہاں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ ایک گلاس ٹوٹ کر اس کا ٹکڑا آئس بکٹ میں جا گرتا ہے۔ جب اسٹیفنی کے انکل برف لینے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ کانچ کا ٹکڑا ان کے گلاس میں چلا جاتا ہے جسے وہ ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کا دوسرا سامان بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدلنے لگتا ہے، جیسی کوئی نظر نہ آنے والی طاقت یہ سب کر رہی ہو۔ پھر وہی گلاس اسٹیفنی کے انکل کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر جاتا ہے اور کانچ کا ٹکڑا ان کے پاؤں میں گھس جاتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور اس جھٹکے سے زمین میں لرزش پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اوزار اچانک لانگ کٹنگ مشین پر جا گرتا ہے جس سے وہ مشین خود بخود چل پڑتی ہے اور اگلے ہی لمحے اسٹیفنی کے انکل کا چہرہ اس میں پھسل کر کچلا جاتا ہے۔ ان کی موت کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر سب گھر والے خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ اسٹیفنی انہیں سمجھاتی ہے کہ موت ان کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جس دن اسکائی ویو ریسٹورنٹ کا حادثہ ہوا اس دن جو لوگ بچے گئے تھے انہیں بعد میں ایک ایک کر کے موت نے آ لیا اور اب یہ سلسلہ ان کے نسلوں تک پہنچ چکا ہے۔ مطلب اگر اسٹیفنی کی ماں مر گئی تو اگلی باری اسٹیفنی کی ہوگی اور اس کے بعد اس کے انکل، کزن اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی یہی خطرہ درپیش ہوگا۔ لیکن گھر کے کسی فرد کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا سوائے اس کے آنٹ کے۔ البتہ اسٹیفنی اور ان کے درمیان کوئی خاص تعلق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے کم ہی بات کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم اسٹیفنی کے کزن ایرک کو اس کے پیئرسنگ شاپ میں دیکھتے ہیں۔ وہ ناک میں نوز رنگ پہنے ہوتا ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگتا ہے ایک پین جو مقناطیسی زنجیر سے بندھا تھا اچانک چل پڑتا ہے اور وہ چین ایرک کے نوز رنگ میں الجھ جاتی ہے۔ اسی جگہ قریب ایک ریوسین کا ڈبہ پڑا ہوتا ہے جس میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اگرچہ ایرک کسی طرح زنجیر سے خود کو آزاد کرا لیتا ہے لیکن نیچے گرنے سے آگ میں جا گرتا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی اسٹیفنی کو ملتی ہے وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فوراً ایرک کے دکان کی طرف روانہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایرک بھی اسی خطرے میں ہے۔ لیکن راستے میں ہی ایرک صحیح سلامت مل جاتا ہے، بس اس کے بازو پر معمولی زخم تھا۔ اسٹیفنی اس سے بات کر رہی ہوتی ہے
कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक एरिक को टक्कर मार देता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसे कुछ नहीं होता। स्टेफनी को यह सब कुछ गैर मामूली लगता है। एरिक मुस्कुराकर कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टेफनी की परेशानी अभी कम नहीं होती। वो हर तरफ देखने लगती है कि कहीं कोई और खतरा तो नहीं। इसी दौरान एक कचरे की गाड़ी वहां से गुजरती है, जिसे देखकर स्टेफनी उसे खबरदार करती है कि उसे दूर रहे। लेकिन एरिक मजाकन जाकर ट्रक के साथ लिपट जाता है और तभी भी कुछ नहीं होता। तभी एरिक की बहन वाक पर जाती है कि अचानक उसका पाँव एक बाल से टकरा जाता है और वो सीधा एक टुकड़ी में जा गिरती है। ट्रक ड्राइवर उसी वक्त वो कोड़ा उठाने आता है और जल्दी में उसे ट्रक में डाल देता है। स्टेफनी उसे बचाने के लिए बिना कुछ सोचने समझे ट्रक पर चढ़ जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक का क्रशिंग सिस्टम ऑन हो चुका होता है और स्टेफनी के आंखों के सामने उसके कजन का जिस्म चकनाचूर हो जाता है। सिर्फ उसका एक हाथ स्टेफनी के हाथ में रह जाता है। इसी हादसे के बाद तमाम घर वाले शदीद गम में मुब्तला हो जाते हैं। स्टेफनी को लगता है कि एरिक की जगह उसे मरना चाहिए था। तभी उसके आंट एक चौंका देने वाले राज बता दिए है। वो कहती है कि एरिक स्टेफनी के अंकल का हयाती बेटा नहीं है, इसीलिए वो मौत से बच गया, जबकि उसकी बहन जो असल बेटी थी मर गई। ये सच जानकर स्टेफनी चौंक जाती है और अब बाकी रिश्तेदारों को भी उसकी बात पर यकीन होने लगता है। अब बाकी बचता है एरिक का छुटा भाई बाबी। उसे अपनी मौत का अंदेशा होने लगता है, इसलिए वो स्टेफनी से मदद मांगता है। वो उसे एक ऐसे शख्स के पास ले जाती है जो सिकाई वेव वाले हादसे में बच गया था और मौत को चकमा देने में कामयाब रहा था। वो शख्स जीप के नाम से पहचाना जाता है। स्टेफनी जैसे ही उसे जीप कहती है, वो चौंक जाता है क्योंकि उसे इस नाम से सिर्फ आयरस पुकारती थी। फिर वो बताता है कि उस रात वो भी पार्टी में मौजूद था जहां उसकी माँ गुलकारा थी। तब स्टेफनी को याद आता है कि उसी ने विजन में एक बच्चे को देखा था जो दरअसल जीप ही था। जीप बताता है कि कुछ साल पहले आयरस उसके पास आई थी ताकि वो पाल के मौत को टाल सके, लेकिन वो नाकाम रहे। स्टेफनी पूछती है, क्या कोई ऐसा है जो अब तक बच पाया हो? जीप जवाब देता है, हाँ, 2 लोग बच गए थे। स्टेफनी उससे मदद मांगती है, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि वो मौत को एक बार धोखा दे चुका था और दोबारा नहीं देना चाहता। अब स्टेफनी को अपनी माँ की जान की फिक्र लाहक होती है, तो वो उसे अपनी दादी के घर ले जाती है क्योंकि आयरस भी वही कई बरस महफूज रही थी। रवानगी से पहले स्टेफनी की किताब से एक सिक्का गिर जाता है जो एक बुढ़िया को मिल जाता है। जब स्टेफनी अपनी माँ और भाई को घर के अंदर बेचती है तो अचानक गैस लीक हो जाती है और जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके की शिद्दत से स्टेफनी की गाड़ी करीबी नदी में जा गिरती है। वो एक टावर गिरने ही वाला होता है कि उसकी माँ बाहर आकर उसे बचा लेती है, मगर खुद टावर के नीचे आकर जान दे देती है। स्टेफनी का भाई समझ जाता है कि अब उसके बहन की बारी है, लिहाजा वो पानी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकालता है। स्टेफनी पानी में डूबकर तकरीबन मर चुकी होती है, मगर सीपीआर से उसकी सांसें वापस आ जाती है, यानी उसने मौत को हरा दिया था। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां चार्ली की ग्रेजुएशन पार्टी हो रही है। स्टेफनी उसे एक रोज देती है जिसका कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आयरस के साथ हुआ था। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ वही बुढ़िया जिसे सिक्का मिला था, उसका सिक्का परस से निकलकर रेलवे ट्रैक पर जा फंस जाता है। उधर स्टेफनी के घर उसका भाई और दोस्त डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहता है, तुम बहुत खुशनसीब हो के बच गई, क्योंकि अगर कोई 5 मिनट सांस ना ले तो वो क्लिनिकली डेड हो जाता है। ये सुनकर स्टेफनी और उसका भाई एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। तभी स्टेफनी को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है। दोनों भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं, मगर देर हो जाती है। ट्रेन के पीछे से उड़ने वाली लकड़ियों के टुकड़े उनके जिस्मों को चीर देते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। और इसी भयानक मंजर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।